क्या हम दोस्त नहीं रह सकते? दोस्त? क्या मतलब है आपका? जय का हंसमुख चेहरा फौरन अपनी चमक खो देता। हर बार जय भास्कर के साथ वही हुआ था। जब जब उसने किसी लड़की के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, लड़की ने उसे साफ साफ मना नहीं किया था। शालीनता बरतते हुए इतना कहा था, क्या हम दोस्त नहीं रह सकते? पहली बार जब उसके साथ ऐसा वाकया घटा था, उसने चेहरे पर किसी तरह बनावटी सी हंसी बनाए रखी थी और कहा था, जय 28 साल का था, विवाह के लिए उपयुक्त आयु। जहाँ तक उसकी पढ़ाई लिखाई और परिवार का प्रश्न था, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि कोई लड़की उससे शादी करने से इनकार करती। वो पढ़ा लिखा था, उसने हार्वर्ड से एमएससी की डिग्री ली थी, वो भी एरोनॉटिक्स में। अभी वह स्कूल में ही था कि उसका एक प्रोजेक्ट प्रयोग के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया में भेज दिया गया था। कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक दिन नासा वाले उसे गोडार्ड स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में काम करने का ऑफर दे गए थे, जहां वो अब भी, जबकि उसके कई सहपाठी नौकरियां बदल बदल के आज भी कोई स्थायी ठौर ढूंढ रहे थे, नासा में ही तरक्की कर रहा था। 6 अंकों में वेतन पा रहा था और अपने माँ बाप के घर के निकट अपने अलग फ्लैट में रह रहा था। उसके माँ बाप मुंबई के कुलीन परिवार से थे और अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की एक उच्च मध्य वर्गीय आबादी में रहते थे। ऐसा भी नहीं था कि लड़कियों ने जय को पसंद न किया हो। उसमें गजब की विनोद प्रियता थी और जिस किसी को भी उसने डेट किया, चाहे वो शालिनी थी या सुशीला, वो उसकी वाक्पटुता की कायल भी हुई। उसकी बातें सुनकर बेसाख्ता हंसती रहती। हर बार जय को लगता कि जो लड़की उसकी बातों पर नारी सुलभ शील संकोच भुलाकर खुलकर हंस रही है, वो उसके साथ विवाह करने से इनकार क्यों करने लगी। लेकिन अंत उसी एक वाक्य पर होता, क्या हम दोस्त नहीं रह सकते? कभी कभी जय को लगता कि जिस कमी की वजह से वो ठुकराया जाता रहा है, शायद वो है उसका नाटा कद और उसका लड़का लड़का सा दिखना। उसका कद मुश्किल से 5 फुट का था। उसे अपने नाप के वस्त्र दुकानों के मेन सेक्शन की बजाय बॉय सेक्शन में मिलते थे। चेहरे पर उसने किनारों से ऊपर उठी लंबी मूछें रख रखी थी, ताकि वो अपने सहयोगियों को बच्चा बच्चा सा न दिखे, जिस कोशिश में वो काफ़ी हद तक सफल था। लेकिन कामाक्षी कृष्णन से, जो भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, मुलाकात करने के बाद उसे यकीन सा होने लगा था कि वो कस से मार खा रहा है। उसने विनम्रता पूर्वक कामाक्षी कृष्णन से पूछा था, तुम कहती हो तुम मुझे पसंद भी करती हो, तुम्हें हमारा परिवार, मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरी नौकरी, मेरी बातचीत सब पसंद है, तो फिर वो कौन सी बात है जो तुम्हें मेरे साथ शादी करने से रोक रही है? कामाक्षी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रही थी, पर उत्तर देना टाल गई। उसने पूछ ही लिया, क्या तुम मेरे नाटे कद के कारण मना कर रही हो? कामाक्षी ने भरतनाट्यम की शंकिता भंगिमा अपनाई। मुंह से निकला, नो नो। जिस तेजी से कामाक्षी ने प्रतिवाद किया था, उसमें कहीं हाँ की ध्वनि भी थी। अगर उसका कद कुछ 19 रह गया था तो उसमें उसका क्या दोष? वो जो है, जैसा है, उसके जीन्स की बदौलत है। जय का कद उसके पिता पर गया था। उसके पिता छोटे कद के थे, माँ उनसे लंबी थी। दोनों को देखकर उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि पिताजी के छोटे कद को लेकर उसकी माँ के मन में कोई गांठ है। उलट दोनों में बहुत प्यार नजर आता। उस दिन वो अपने फ्लैट में अपने पलंग पर लेटा टेलीविज़न देखता हुआ सोच रहा था कि वे लोग कितने खुशकिस्मत थे जिनके माँ बाप बच्चों की शादी पालने में ही तय कर दिया करते थे। बाद में कौन लंबा निकलता है कौन ठिगना, ये कोई मुद्दा ही नहीं था। फिर उसे ख्याल आया, कॉलेज की उसकी सहपाठिनी लिंडा जैक्सन से उसकी शादी हो सकती थी। वो उससे लंबी थी, लेकिन जय का कद उसके लिए कोई मुद्दा नहीं था। पर जय की मां अड़ गई कि जय को विवाह भारतीय मूल की लड़की से ही करना होगा। अगर लड़की अमेरिका में न मिले तो वो भारत से लाई जाएगी, इसलिए लिंडा से शादी होना रह गया।
तभी टेलीफोन की घंटी बजी। माँ थी और इस बार भी इधर उधर की दो चार बातें करने के बाद उनकी वही टेक, बेटा एक लड़की है। इससे पहले कि वो बात पूरा करती उसने बीच में ही टोक दिया, माँ, जिसका मतलब था कि फिर वही राग। माँ जब भी उस पर बोलती गई तो उसने खींच कर कहा, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि कोई दूसरी बात करो, आप हैं कि समझती ही नहीं। माँ बोली, मैं अभी हारी थोड़े ही हूँ, और देख उसका नाम तेरे नाम से मिलता जुलता है, विजया। उसके बाद वो इतना पीछे पड़ गई कि उसे कहना ही पड़ा, अच्छा अच्छा ठीक है। साथ ही माँ को अल्टीमेटम दे दिया, यह आखिरी बार है, इसके बाद ये अध्याय बंद। यह लड़की नाम विजया, नाम मिलता जुलता है तो क्या इसीलिए जय ने विजया से मिलने के लिए हाँ तो नहीं कर दी? विजया माध्यमिक स्कूल में टीचर थी। उसकी विशेषज्ञता विकलांग बच्चों को पढ़ाने में थी। चेहरे पर नाम मात्र का मेकअप, प्रकृति से शांत सौम्य स्वल्प भाषी। उम्र में वो उससे 2 वर्ष छोटी और ऊंचाई में उससे 1 आध इंच कम थी। हील वाले सैंडलों में वो उसके जितनी ही लग सकती थी, लेकिन वो मामूली हील वाले सैंडल पहनती थी, जिससे यह स्पष्ट था कि उसमें अपने कद को लेकर कोई हीन भावना नहीं थी। उसे देख जय के जहन में उड़ता सा ख्याल आया कि उन दोनों के कद छोटे होने के कारण उनकी संतानें यदि नाटी निकली तो। लेकिन इस ख्याल को उसने 2 4 मुलाकातों के बाद ये सोचकर झटक दिया कि उसके अपने और विजया दोनों के परिवारों में लंबे कदकाठी वाले भी तो हैं। उनके अपने बच्चे भी दादा दादी नाना नानी पर जा सकते हैं। फिर ये भी वो खुद मानता आया था कि नाटे कद के कारण किसी को नापसंद नहीं किया जाना चाहिए। वो किसी दूसरे को इसी बिना पर अस्वीकार कैसे कर सकता था? साथ ही क्योंकि किसी लड़की को प्रभावित करने की उसकी आखिरी कोशिश थी, वह अपने को उत्तमोत्तम रूप में प्रस्तुत कर रहा था। अधिक उदार, धैर्यवान, संवेदनशील, विनोदप्रिय। विजया ने यह भी मांग की कि वो फेरों के बाद अपने ससुराल न जाकर नवविवाहित अमेरिकी दंपतियों की तरह सीधे हनीमून पर जाएगी। वो समझ गया कि विजया हाँ करने से पूर्व विवाहित जीवन के सारे ठिकाने सुरक्षित कर लेना चाहती, ताकि बाद में परेशानी ही ना हो। वह बोला, नो प्रॉब्लम, ये तो होना ही चाहिए। लड़का लड़की दोनों बराबर हैं। अगर दोनों में कोई फर्क नहीं है तो यह दान, कन्यादान का क्या मतलब? लड़की क्या कोई गाय भैंस है जो दान की जाए? लड़की का अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना सब पुरानी रस्में हैं। यह नए युग के साथ मेल नहीं खाती, इन्हें छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा उसका ह्यूमर विजया को इतना हंसा रहा था कि उसे लगा कि विजया उसके काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और कि अब वो किसी आधार पर उसे मना नहीं कर सकती। एक शाम जब वो विजया को अपनी कार में उसके घर के आगे उतार रहा था, उसने उससे आश्वस्त भरे अंदाज में कहा, तो इस दोस्ती को कोई ठोस शक्ल कब दी जाए? सुनो, क्या हम दोस्त नहीं रह सकते? फिर वही वाक्य। इस बार उसे इस वाक्य की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो अपना धीरज खो बैठा। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसने यह तक पूछना जरूरी नहीं समझा कि तुम मेरा प्रस्ताव क्यों ठुकरा रही हो। कार के स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां द्रुत लय में चलने लगी। वो आवेश में बोला, ओके ओके, लेट अस बी फ्रेंड्स, हम दोस्त बने रहेंगे, अब खुश? जय ने यह बात भले ही खींच कर कही थी, लेकिन बाद में उसने ऐसी दोस्ती निभाई कि वो विजया का सच्चा दोस्त, हमदर्द, शुभाकांक्षी तक कहा जाने लगा। विजया को अपने काम पर सहकर्मियों के साथ या अपने घर पर माँ बाप भाई बहनों के साथ, उनके अलावा अपनी सहेलियों के साथ अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेश आती तो वो उसी का नंबर घुमाती। लोग यह तक कहने लगे कि विजया का सोलमेट यानी अनुपूरक है, और अगर किसी को विजया से बात करनी है तो उस समीकरण में जय को भी रखा जाना होगा। यहाँ तक कि जय के अपने मित्र, जिन्हें लगता था कि विजया अच्छी जीवन संगिनी बन सकती है, पहले उसी से संपर्क करने लगे। उसे जीवन की विडंबना कहिए या दोस्ती का तकाजा कि जय अपने कई मित्रों के पैगाम तक विजया तक पहुंचाने लगा और भावी उम्मीदवारों के साथ उसकी मुलाकातें तय कराने लगा।
इस तरह की 3-4 मुलाकातों के बाद भी जब किसी मुलाकात का कोई अनुकूल परिणाम न निकला तो जय को क्रोध आ गया कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है। एक से एक होशियार, सुंदर, नैन नक्श, ऊंचे डील डॉल वाले, सुदर्शन व्यक्तित्व वाले लड़कों से मिलवा चुका है और ये सभी को इनकार करती जा रही है। उसने विजया को फोन किया और कहा, शाम को काम के बाद स्टारबक में मिलो। विजया आई। दोनों कॉफी लेकर एक अलग मेज पर बैठ गए। उसने पूछा, ये क्या है? हर किसी को ठुकराती जा रही हो, जान सकता हूँ क्यों? विजया ने दाएं देखा, फिर बाएं, फिर उसे निहारती सी नजरें कॉफी के गिलास पर गड़ा दी। वो अधिकार भरे स्वर में बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। विजया ने नजर भर के उसकी ओर देखा। मुझे वो ठीक नहीं लगे, कहकर विजया ने फिर नजरें झुका ली। तो 2 दिन मानो जय किसी नशे में घूमता रहा। कभी अपने फ्लैट की बालकनी में आकर खड़ा हो जाता, कभी लिविंग रूम के सोफे पर आकर बैठ जाता, कभी फ्रिज का दरवाज़ा खोलता, कुछ देखता, फिर बंद कर देता। प्यार का वैसा एहसास उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कभी कार उठाता और किसी मॉल में जाकर दुकानों में सजा सामान देखने लगता, किसी सोफे, अलमारी का दाम पूछता, फिर यह सोचकर आगे बढ़ जाता कि विजया की सलाह से खरीदेगा। एक ही चीज़ थी जो विजया से पूछे बगैर खरीद सकता था, वो थी अंगूठी। वो एक ज्वेलर शॉप में घुस गया। तरह तरह की अंगूठियां देखने के बाद उसने हीरे की एक अंगूठी खरीदी और अगले ही दिन विजया को पहना दी। उसी सप्ताह शादी की तारीख तय कर ली। शादी कब, कहाँ और खाना किस तरह के केटर से करवाया जाए आदि सब छोटे बड़े मामले दोनों ने मिलकर तय किए। उसके माँ बाप ने अगर किसी बात को लेकर आपत्ति की तो उसने विजया की तरफ से मोर्चा लिया। 1 महीने के बाद शादी के दिन वंदनवार और जगमगाती बत्तियों के बीच जय भास्कर और विजया अग्रवाल दोनों के माँ बाप, अपनी बहन, भाई, सगे संबंधी सभी ने मिलकर नव विवाहित जोड़ों को विदा किया, क्योंकि लड़की ही नहीं लड़का भी विदा किया जा रहा था इस बार। वो दोनों लिमोजिन में सीधे अपने नए बड़े मकान तक गए। वहीं एक रात बिताने के बाद अगली सुबह हनीमून के लिए रवाना हो गए हवाई। यूँ तो हवाई समुद्र क्षेत्र में मणिमनकों से सजा हजारों द्वीप बिखरे हुए हैं, लेकिन उनमें केवल 6 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर्यटक सैर सपाटे के लिए जाते हैं। पर विजया ने कहा, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है मऊवी। मऊवी के बारे में उन दोनों ने सुन रखा था कि वो सारे द्वीपों में सबसे बढ़िया है। प्रेमियों के लिए तो एकदम आदर्श, मानो प्रकृति ने द्वीप बनाया ही प्रेमियों के लिए हो। जय ने कहा, एग्रीड, रहेंगे मऊवी में। एक प्रयोगशाला वहाँ भी तो है। मीलों तक फैले समुद्री तट में उन्हें किनारे रहने के लिए एक रिजोर्ट भी मिल गया था। वो सुबह सवेरे ही अपने अपने स्विमिंग सूट पहनकर रिजोर्ट से निकल आते और समुद्र के किनारे बैठकर समुद्री क्रीड़ाएं करने वालों का नज़ारा लेते। जय बोला, कहते हैं इन लहरों पर जब 2 जन साथ साथ विंड सर्फिंग करते हैं तो फिर उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। विजया बोली, तो आओ चलो करें। दोनों ने विंड सर्फिंग सिखाने वालों से संपर्क किया। सभी कुछ उन्हें मऊवी में किए दे रहा था। वे बार बार एक दूसरे से प्यार करने लगते। 2-3 दिन वे अन्य द्वीप देखने के लिए भी निकले। अंतिम दिन बिग आइलैंड से वापसी की उड़ान लेने से पूर्व जय ने एकाएक विजया को बाहों में लेते हुए कहा, एक बात बताओ, तुमने मुझ में क्या देखा था जो आखिर में शादी करने के लिए राजी हो गई? विजया बोली, ऐसा कुछ खास नहीं। तो भी विजया कुछ देर चुप रही, फिर शरारती अंदाज में बोली, तुम्हारा कद? वो बोला, मजाक नहीं, सच सच बता। मोटी मोटी 2-3 बातें देखी थी कि तुम ठीक ठाक कमाते हो, सेहत भी ठीक है, चरित्र भी ठीक है, जिंदगी ठीक ठाक कट जाएगी। बस। जय ने कहा, बी सीरियस। उसने विजय को चूम लिया। लेकिन जैसा कि अधिकतर शादियों में देखा गया है, उनका हनीमून पीरियड बहुत दिन तक नहीं चलता। मऊवी का असर कुछ महीने तो रहा, फिर हल्का पड़ने लगा। जय को लगा कि उन दोनों के प्यार में जवानी के उबाल उछाल की जगह परिपक्वता ने ले ली है। एक दिन जब वो काम से लौटा तो उसने पाया कि विजया
रसोई की दीवार से लगे टेलीफोन की तार खींचकर लिविंग रूम तक ले गई है और रिसीवर मुंह से लगाए किसी से बातें कर रही है। अपनी माँ से बातें कर रही होगी, उसने सोचा, और उनसे मिलने जाने का प्रोग्राम बना रही होगी। उसे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां शादी से पहले तो अपने माँ बाप के घर से बाहर निकलना चाहती हैं, शादी हो जाने के बाद मायके जाने की रट लगाने लगती हैं। वो अपना हैंडबैग लेकर बेसमेंट में गया, जहाँ उसने अपना अध्ययन कक्ष बना रखा था। हैंडबैग रखकर जब 4-5 मिनट के बाद वो ऊपर आया, तब भी विजया टेलीफोन पर व्यस्त थी और टेलीफोन के उलझी तार के गुंजल सुलझा रही थी। विजया ने उसे देखा और रिसीवर टेलीफोन पर टांग कर चाय बनाते हुए उससे मुखातिब हुई। हाय। जय बोला, मम्मी से बातें हो रही थी? नहीं, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल पर थी। कॉन्फ्रेंस कॉल? उसका माथा ठनका। यानी गर्ल्स नाइट आउट? मतलब अपने अपने बच्चों को अपने पतियों के सुपुर्द कर महिलाओं द्वारा किसी रेस्टोरेंट में आयोजित गप्प गोष्ठी। जय को लगता था कि अमेरिका में पारिवारिक जीवन की यदि कोई चीज़ सबसे बड़ी दुश्मन है तो वह गर्ल्स नाइट आउट। इन गोष्ठियों में कहने को तो महिलाएं चूल्हे चौके और घर गृहस्थी के बंद माहौल से निकलकर कुछ देर के लिए ताज़ा हवा खाने के लिए मिलती हैं, लेकिन उसे लगता है कि वे बैठकर अपने अपने पतियों और सास नंदों के दुखड़े अधिक रोती हैं। और रीटा, आशा, इजाबेल के साथ गप्प गोष्ठी, महिला गोष्ठी, बाप रे। रीटा अपने पति और छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर एक बार घर से भाग गई थी। आशा के 2 बेटे थे। उसका गोरा अमेरिकी पति उसे तलाक दे गया था। वो किसी पुरुष को डेट कर रही थी। और लिज ने विवाह ही नहीं किया था। लोगों का ख्याल था कि वो समलैंगिक है। जय को लगा कि विजया विंड सर्फिंग करते हुए कुछ दूर निकल गई है। विजया ने उसके सामने चाय का प्याला लाकर रखा। जय बोला, मेरे ख्याल से तुम्हें गर्ल्स नाइट पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। तुम जानती हो वे सब किस तरह की महिलाएं, लेकिन वे मेरी सहेलियां हैं। यही तो समस्या है। क्या खराबी है उनमें? तुम्हें नजर नहीं आती क्या? जय आगे से बोला, हम शादीशुदा हैं। हमें ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए जो घर गृहस्थी की अहमियत समझते हों, शालीन और सुसंस्कृत हों। कुछ देर खामोशी रही। जय बोला, हमने फैमिली प्लान करनी है। हमें अपने आचरण के बारे में सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के बीच उठे बैठेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या वैल्यूज देंगे? विजया उसे देखती रही, फिर उठी और चली गई। चाय के प्यालों में पड़ी चाय बिन पिए ठंडी हो गई। उस रात और अगले दिन सुबह भी दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। हाँ, विजया ने सुबह उसे चाय का प्याला ज़रूर लाकर दिया और स्कूल जाने से पहले उसका नाश्ता भी तैयार करके मेज़ पर रख दिया। जाते जाते कहकर गई, मैं शाम को देर से आऊँगी। जय उस वक्त पहली मंजिल पर अपने बेडरूम से तैयार होकर नीचे उतर रहा था। मैं शाम को देर से आऊँगी? जय को यकीन नहीं आया कि उसने यही वाक्य सुना है। तो वह शाम को गर्ल्स नाइट पर जा रही है। वो नहीं चाहता, फिर भी गर्ल्स नाइट आउट। यह गर्ल्स यानी लड़कियां कैसे हो गई? इजाबेल, आशा, रीटा और बाकी दूसरी भी 2-2 बच्चों की माँ, तलाकशुदा हट्टी कट्टी औरतें, ये लड़कियां कैसे हो गईं? अमेरिकी समाज की एक तो यही मुश्किल है, औरतों को गर्ल्स कहेंगे और बच्चियों को यंग लेडी। दोनों के अर्थ ही बदल दिए हैं। दिन भर वो ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करते हुए भी इसी विषय पर सोचता रहा। उसे ग्लानि हुई कि वो महिलाओं के लिए उसे हट्टी कट्टी औरतें जैसे कड़वाहट भरे अपशब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तब वो सारी बात को विजया की नज़र से सोचने लगा। शायद विजया को सहेलियों की ज़रूरत महसूस होती है। विजया भी अन्य औरतों की तरह किसी से बात करना चाहती है। स्वाभाविक है, भले ही वो उसका पति है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे दूसरों से बात न करने। शाम ढलने तक दुनिया जहान की बातें होती रहती थी। जब कोई अपने पति को लौटते देखती तभी कहती, अच्छा बहन, मैं चलूं, मेरे वे आ गए हैं। वक्त बदल गया, वैसे आस पड़ोस नहीं रहे। औरतें दिन भर काम पर जाती हैं, शाम को घर गृहस्थी। उन्हें गर्ल्स नाइट आउट की ज़रूरत है। प्रश्न यह है कि गर्ल्स नाइट आउट वो किन के साथ कर रही है?
वो रीटा के बारे में सोचने लगा कि पति से उसे शिकायतें हो सकती हैं कि उसने उसकी बेकदरी की, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग जाना, ये बात समझ में नहीं आती। और आशा, जैसे खुले गले का ब्लाउज वो पहनती है, आप नहीं चाहते कि आपको कोई उसके साथ बैठा देख ले। और लिज लेस्बियन, साफ मतलब है कि वो मर्दों से नफरत करती है। क्या समागम है। नहीं, ये विजया के लिए ठीक नहीं है। वो विजया का शुभचिंतक था। वो विजया को किस तरह समझाए उसे समझ नहीं आ रहा था। कभी लगता था कि उसे अल्टीमेटम दे दे, एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ तुम्हारी सहेलियाँ, या मुझे चुन लो या उन्हें। रात को विजया लौटी तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। इस तरह पेश आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हंस हंस के बातें करता रहा जैसे उसकी आदत थी। रात को सोने के लिए जब बिस्तर पर लेटा तो बोला, माँ कह रही थी अब घर में पोता या पोती किसी को आना चाहिए। विजया बोली, समझ गई, तो मुझे घर में बांधने की तरकीबें सोच रहे हो। ये बात किसी हद तक सच भी थी। उसका ख्याल था कि घर में अगर आज बच्चे होते तो विजया का दिमाग गर्ल्स नाइट जैसी खुराफात की तरफ न जाता। लेकिन घर में बच्चों का होना क्या औरत को घर से बांधने की मर्दों की कोई चतुर युक्ति है? कैसा ऊल जलूल सोच है। अगले दिन विजया ने उसे बता दिया कि गर्ल्स नाइट महिलाओं को अपनी समस्याएं एक दूसरे से बांटने, मन हल्का करने का मौका देती है, और कि सभी सहेलियों ने मिलकर योजना बनाई है कि हमें सप्ताह में एक बार, हो सके तो हर शुक्रवार को, गर्ल्स नाइट ज़रूर करनी चाहिए। जय विजया को देखता रह गया, आंखें फटी की फटी। बोला, क्या? नो वे, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ वे, तो भी नहीं। नहीं तो भी नहीं। वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। तुम जानती हो क्या कह रही हो? हाँ, उन औरतों को हमदर्दी चाहिए, नफरत नहीं। हमदर्दी? रीटा घर से भाग गई थी। हाँ, क्या करती? सुनील उसे पैर की जूती समझता था। बच्चों को छोड़ गई। वो इतना आसान नहीं होता। आशा 45 की होगी, डेट कर रही है। वो महीनों इंतजार करती रही कि पति लौट आएगा। उसने बच्चों को किस तरह अकेले पाला, वो तुम्हें नजर नहीं आया? अब वो बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी दुनिया है। उसे साथी चाहिए। कैसा ब्लाउज पहनती है, इतना लो कट, इतने खुले गले का कि। और वो लिज, हाँ वो लेस्बियन है पर है तो इंसान, दर्दमंद साथी। वो होना ज़्यादा बड़ी बात है। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर विजया बोली, इन क्यों? जो भी है गलत है। मैं इस तरह के वैल्यूज़ का सहभागी नहीं हो सकता। तुम मर्दों की ये बात समझ में नहीं आती। किसी औरत से जीवन में अगर कोई गलती हो जाए तो तुम उसे बहिष्कृत ही कर देना चाहते हो। चांद पर पहुंचना है तो अंतरिक्ष यान के सब कल पुर्जे परफेक्ट होने चाहिए। मुझे कमज़ोर और पिछड़े लोगों को पीछे छोड़ना इंसानियत नहीं लगती। वो सोचने लगा कि उसने पिछले 2 सालों में कब, कहाँ, क्या गलती कर दी कि विजया उससे दूर भटकती चली गई। एक समय था जब विजया को कोई परेशानी होती थी तो उसी से आकर बात करती थी। वो उसका सोलमेट कहलाता था। कितनों को ठुकरा कर विजया ने उसे अपने लिए चुना था। ज़रूर मित्रता निभाने में उससे कहीं कोई लापरवाही हो गई है जो उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। उसे उस मित्र भाव को फिर से जिलाना होगा। वह एक दिन उसके लिए एक उपहार लेकर आया, हीरो जड़ा हार। दूसरे दिन घर के पीछे के डेक के लिए पैटियो फर्नीचर ले आया। बोला, हर वीकेंड मेज के छाते के नीचे कुर्सियां डालकर बैठा जाए, और क्या ख्याल है, घर में बैठे बैठे ही घर के पीछे कुछ दूर झूमते पेड़ों के साथ झूमा जाए। उस दिन शुक्रवार था। उस दिन राधा को गर्ल्स नाइट के लिए बाहर जाना था। सुबह का समय था। दोनों अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। ड्रेसिंग टेबल के शीशे में दोनों की नज़रें मिली। तुम्हारी किस बात ने मुझे तुम्हारी तरफ सबसे अधिक आकर्षित किया था? तुमने जितने भी लड़कों से मिलवाया था वे अधिक हैंडसम तो थे, देखने में बलिष्ठ और ऊंचे ऊंचे भी थे, लेकिन वे मेरी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखना चाहते थे, मेरी मूवमेंट्स को मैनेज करना चाहते थे। कोई भी मुझे मेरी आज़ादी देने के लिए तैयार ही नहीं था। तुम मुझे अधिक संवेदनशील और उदार जान पड़े थे।
उनकी तुलना में कहीं अधिक कद्दावर इंसान मुझे मेरी आज़ादी देते थे। सोचने की वो आज़ादी अब भी दे पाओगे? जय बालों में कंघा कर चुका था, फिर भी शीशे में देखते हुए अपने बालों को कंघे से संवारता जा रहा था और शीशे में ही विजया को कमरे से बाहर जाते देखता रहा। बस कहानी यहीं तक। अभी आपने यूएसए से उमेश अग्निहोत्री की कहानी क्या हम दोस्त नहीं रह सकते सुनी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।